देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़वा रहे हैं। ये सीट अखिलेश यादव के लिए साख की लड़ाई है और साथ ही परिवार को साथ रखने की चुनौती भी है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट देखिए। डिंपल यादव जब सपा उम्मीदवार के तौर पर मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रही थीं, तो सबसे पहले मुलायम सिंह की समाधि पर पहुंची थीं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। डिंपल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य भी नामांकन से पहले मुलायम सिंह की समाधि में पहुंचे। रघुराज शाक्य पहले सपा से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। शिवपाल यादव के बेहद खास रघुराज 2017 में शिवपाल यादव के साथ सपा से अलग हो गए थे। रघुराज शाक्य मुलायम सिंह की समाधि से सीधे शिवपाल यादव का आशीर्वाद देने पहुंचे। निकल रहा था नेताजी का आशीर्वाद, आए निकल रहे थे, बड़े नेता थे और उनका आशीर्वाद लेके आए। और मैं एक से मैंने कहा ना, मैं इटावा से चला, इटावा से सब लोग आशीर्वाद में स्टार्ट हुआ। मैनपुरी में सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल के बीच से निकले आए, सबसे आशीर्वाद लेके नहीं, अभी मैंने कहा ना, मैं केवल आशीर्वाद सबसे मांग रहा हूँ, वो सबसे आशीर्वाद मांगने का काम करूँगा। जितने हैं मैनपुरी जनता की, मैं तो सेपाई परिवार से, क्योंकि वो क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। इसके बाद डिंपल के नामांकन में ना पहुंचने वाले चाचा शिवपाल को लेकर कयास लगने लगे, कहीं वो अपने खास रहे रघुराज शाक्य को समर्थन न दे दें। मगर शिवपाल ने अपने खास लोगों की बैठक बुलाई और ऐलान किया कि वो डिंपल यादव को चुनाव लड़ाएंगे और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव को दी है। ये फैसला यादव परिवार के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। शिवपाल साथ में है, शिवपाल की राय से ही उम्मीदवार घोषित हुआ है, तो साथ क्यों नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि शिवपाल का ये समर्थन सिर्फ बोलने भर के लिए है या फिर वो जमीन पर प्रचार करते हुए भी दिखेंगे। फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत की बात है यादव कुनबे के लिए, क्योंकि ये इस इलेक्शन निर्णय ये भी देता या दे रहा है कि आगे शिवपाल और अखिलेश साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। तो शिवपाल ने ये फैसला कर दिया कि फिलहाल मैनपुरी चुनाव के लिए तो अखिलेश के साथ हैं, आगे वो राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे, क्या वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या फिर जो उनका दल है प्रसपा उसका अलायंस बीजेपी के साथ करेंगे, इस पर शिवपाल ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि शिवपाल की करीबी योगी आदित्यनाथ से जग जाहिर है। लेकिन सिर्फ इस चुनाव में यादव परिवार एक साथ एकजुट होकर के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनाव जिताने में पूरी मेहनत करेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में अपनी बगावत के लिए बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को मुख्य कारण बताया था। 17 नवंबर को बाला साहेब ठाकरे की बरसी से पहले अब शिवसेना के दोनों गुट दोबारा से आमने सामने हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से बाला साहेब ठाकरे की बरसी पर जो गाड़ियां बांटी गई, उन पर एक दिन पहले तक उद्धव ठाकरे की सरकार के पोस्टर्स मौजूद थे, जिन्हें रातों रात बदला गया। शिवाजी पार्क पर लगी इन गाड़ियों पर बाला साहेबांची शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि के एक दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनको मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम के तहत बेरोजगारों को देने वाले हैं। लेकिन इस कार्यक्रम से पहले ही इन गाड़ियों को लेकर अब नया विवाद सामने आया है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पूर्व पार्षद अरविंद भोसले ने एक वीडियो साझा कर बताया है कि किस तरह से कार्यक्रम से एक रात पहले तक इन गाड़ियों पर राज्य की पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं की तस्वीरें मौजूद थी। जो गाड़ियां, जो 4 व्हीलर, जो फूड वैन उन्हें दी गई थी, उस समय की फूड वैन को लगभग 13 तारीख को, यानी आज से 4-5 दिन पहले दादर शिवाजी पार्क में उन सब लोगों को आने के लिए कहा गया गाड़ियाँ लेके, और गाड़ियों को वहाँ पे लाने के बाद उद्धव साहब के समय जो गाड़ियों का वितरण हुआ था बेरोजगार युवकों को, उसके ऊपर के जो स्टिकर्स थे वो स्टिकर्स निकाले गए और अभी के जो राज्यकर्ता है उन्होंने अपने नाम के स्टिकर्स उस गाड़ी के ऊपर लगाए हैं बिना काम किए। ये जो कुछ प्रसिद्धि पाने का जो नया तंत्र है, उसे मुंबई की
और महाराष्ट्र की जनता भली भांति जानती है। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से लगाए गए आरोपों को एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गलत बताते नजर आए। स्कीम तो पुरानी है, लेकिन किसी ने किया नहीं, किसी ने ध्यान दिया नहीं। आज एकनाथ शिंदे साहब आने के बाद ये जो स्कीम है वो आज पब्लिक तक जा रही है। सारे जो बाला साहब के शिवसेना के विधायक हैं, ये सारे ये फॉलो कर रहे हैं और इसलिए वो हो रहे हैं। अभी आप जो पोस्टर बाजी का बात करें, मैंने वो देखा नहीं है। मुझे लगता है ये पूरा काम एकनाथ जी शिंदे साहब और महाराष्ट्र शासन की तरफ से हो रहा है। बाला साहब ठाकरे के बरसी से पहले एकनाथ शिंदे गुट की ओर से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके बाद संजय राउत एकनाथ शिंदे पर हमलावर रहे। खंजीर बाजू में रखिए और बाला साहब को नमस्कार करने जाइए, उनका आशीर्वाद लेने जाइए। जिस बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना के पीठ में लोग खंजीर खोजते हैं, उनका कभी भला नहीं हुआ है, ये इतिहास है। शिवसेना से बगावत करने के समय एकनाथ शिंदे ने कहा कि वो बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के लिए ये बगावत कर रहे हैं। दोनों गुट अब भी बाला साहेब ठाकरे के नाम और तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे में दोनों गुट बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर खुद को बाला साहेब के असली वंशज बता रहे हैं। मुंबई से राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूर के वार्ड नंबर 54 पर मैसूर पैलेस की तर्ज पर वहां बना एक बस स्टॉप देखकर बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा का पारा चढ़ गया, क्योंकि इसकी छत पर 3 गुंबद हैं जो मस्जिद की मीनार की तरह दिखते हैं। प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है कि गुरुवार तक गुंबद गिरा दिए जाएं, नहीं तो वो बुलडोजर से इन्हें तुड़वाएंगे। बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूरू के पास वार्ड नंबर 54 पर निर्माणाधीन बस स्टॉप। अब यहां गुंबज पर कलश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर लगा दी गई है, क्योंकि बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा ने चेतावनी दी है कि गुरुवार तक या तो प्रशासन गुंबज तोड़ दे, नहीं तो वो तुड़वा देंगे, क्योंकि ये मस्जिद जैसी दिखती है। मैंने अधिकारियों को ऊटी रोड बस शेल्टर पर बने गुंबद को 3-4 दिन में खाली कराने का निर्देश दिया था। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इसे नहीं गिराया तो मैं जेसीबी का इस्तेमाल कर तोड़ दूंगा। समय सीमा में पहले से ही 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन इंतजार करूंगा। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक मैसूरू राजमहल यानी अंबा विलास पैलेस की है और दूसरी निर्माणाधीन बस स्टॉप की। दोनों ही एक ही शैली यानी इंडो इस्लामिक शैली के हैं। स्थानीय बीजेपी विधायक रामदास के एमएलए फंड से इस स्टॉप का निर्माण हो रहा है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि मैसूरू की विरासत को ध्यान में रखकर जिस इंडो इस्लामिक शैली पर मैसूरू का विश्व प्रसिद्ध मैसूरू पैलेस बना है, उसी शैली को अपनाते हुए नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र में इस बस स्टॉप का निर्माण किया गया है। बीजेपी विधायक रामदास ने आगे लिखा कि सरकार चाहे तो समिति गठित कर डिजाइन की जांच करे और अगर कुछ बदलाव जरूरी होगा तो बदलाव लाए जाएंगे। ये समाज की शांति भंग करने के लिए है। वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर उनमें कॉमन सेंस नहीं है तो मैं क्या बताऊं। वो पूछने वाले कौन होते हैं जब सरकार ने इसे बनाने के लिए पैसा खर्च किया है। उसका पैसा सरकार का पैसा। क्या आपके पास कोई नियम है कि इसे इस तरह बनाया जाना चाहिए? सांसद प्रताप सिन्हा और विधायक रामदास दोनों के बीच ठन गई है बस स्टॉप के एक डिजाइन को लेकर। दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि यह गतिरोध जल्द से जल्द दूर हो, लेकिन प्रदेश इकाई की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी ने डिजिटल सबूत सामने आने के बाद अपना जुर्म कबूला। पुलिस अब आरोपी का उसका नार्को टेस्ट कराना चाहती है। जांच में यह भी बात सामने आई कि आरोपी आफताब श्रद्धा की हत्या के 1.5 हफ्ता पहले ही उसे मारने की फिराक में था, लेकिन तब श्रद्धा इतनी इमोशनल हो गई थी कि आरोपी ने अपना इरादा बदल लिया था। श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से
आफताब अमीन पूनावाला की नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है। पुलिस ये टेस्ट इसलिए करवाना चाहती है कि आरोपी श्रद्धा के मोबाइल, वारदात के वक्त उसके कपड़ों, हत्या में प्रयोग किए गए हथियार के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा। साथ ही वो बार बार बयान बदल रहा है। यहाँ तक कि उसने हत्या का राज तब उगला जब उसके सामने डिजिटल सबूत रखे गए। पुलिस ने जांच में पाया कि श्रद्धा वॉलकर के मोबाइल से बैंकिंग एप्लीकेशन से जो आरोपी आफताब है उसके बैंक अकाउंट में 26 मई को 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। जब इस बारे में उससे पूछा गया कि अगर श्रद्धा चली गई थी तो 26 मई को उसके मोबाइल से पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, तब वो थोड़ा घबराया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके अलावा आरोपी श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑपरेट करता रहा और उसके दोस्तों से बात करता रहा। ये भी एक अहम सबूत था पुलिस के पास, जिसके बेसिस पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस आफताब से पूछताछ में मनोरोग विशेषज्ञ का भी सहारा ले रही है। आफताब ने पूछताछ में बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के 10 दिन पहले भी उसका गला घोंटने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो रोने लगी थी। अगर वो इमोशनल नहीं होती तो वो उसे मार देता। पुलिस के मुताबिक मेहरौली के जंगल में शरीर के पिछले हिस्से के 10 अवशेष मिले हैं। श्रद्धा के पिता के डीएनए और इन अवशेषों के डीएनए का मिलान किया जाएगा। उसके लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज की भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा के सिर को पॉलीथीन में रैप करके फ्रिज में रखा था और वो हर रोज सिर को देखता था, इसीलिए उसने सिर को सबसे बाद में फेंका। फॉरेंसिक टीम को आरोपी के घर से किचन में खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आफताब और श्रद्धा ब्रेकअप करने का प्लान कर चुके थे। एक बार ब्रेकअप कर भी लिया था, लेकिन 18 मई की शाम उनका झगड़ा हुआ और उसी दिन शाम को 8 से 10 बजे के बीच उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। आफताब के फ्लैट में श्रद्धा का बैग मिला है, उसमें श्रद्धा का कुछ सामान है। अब आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसकी और रिमांड की मांग करेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली जाने के पहले आफताब और श्रद्धा वसई में एक फ्लैट लेकर रह रहे थे और जिस फ्लैट में वो रहते थे उसकी मालकिन ने बताया कि दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। दिल दहला देने वाले जिस कत्ल की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसकी कहानी शुरू हुई थी वसई से। वसई में रहने वाली श्रद्धा के पिता की शिकायत पर माणिकपुर पुलिस ने आफताब को जब बुलाकर पूछताछ की तो उसके बयानों पर पुलिस को भरोसा नहीं हुआ और फिर शक पुख्ता होने पर आफताब को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान आफताब का मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया था और वो आफताब को भी हमने बुलाया था, उससे पूछताछ किया था। कम से कम वो अक्टूबर 2019 से दोनों साथ में रहते थे लिव रिलेशन पे, और काफ़ी टाइम उनमें से थोड़ा छोटा मोटा वजह से झगड़ा भी हुआ तो भी वो लक्ष्मण को बता दी वो लड़की, और उसका स्टेटमेंट, लक्ष्मण स्टेटमेंट और वो आफताब का स्टेटमेंट और उसका कंडक्ट, उस हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि जो लड़की 2.5 साल जो साथ में रहती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मई महीने से नवंबर तक या अक्टूबर तक जब तक मिसिंग था तब तक उसका कॉन्टैक्ट, टोटली कॉन्टैक्ट बंद हुआ था। उस हमें थोड़ा डाउट आया था कि वह जो लड़की झगड़ा होने के बाद भी साथ रहती थी, तो जो अचानक मई महीने से उसका मोबाइल, फेसबुक, जो भी समाज माध्यम से पूरा बंद हुआ, और कहीं ना कहीं हमें डाउट आया कि वह ये कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। दिल्ली जाने के पहले आफताब और श्रद्धा वसई के रीगल अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहे थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी दिलीप सावंत ने बताया कि दोनों ने बाकायदा रेंट एग्रीमेंट करवाया था और पति पत्नी के तौर पर रहते थे। वहीं दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसकी मालकिन ने बताया कि दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जैसे एग्रीमेंट आया था यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से, तो पति पत्नी की हिसाब से मतलब वो जो एग्रीमेंट बना था, तो और वो एग्रीमेंट पे नाम देखो चारों जन का फोटो था, उसका मम्मी का, लड़के का मम्मी का फोटो था, वो लड़के का पापा का फोटो था, विटनेस थे, सब कुछ था। तो प्रॉपरली पुलिस वेरिफिकेशन का ये था, सब कुछ था। तो इस हिसाब से सोसाइटी ने अलाउड किया था। वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, आपस में ये करते थे और आजू बाजू लोग को कोई परेशानी नहीं थी।
और जो भी झगड़ा करता था वो लोग फिर पता नहीं, कभी झगड़े में दिखते थे, कभी प्यार में दिखते थे, लेकिन ये लोग 2 साल के अंदर ही चले गए। नफरत के इस दौर में आफताब और श्रद्धा की कहानी समाज के लिए एक आदर्श बन सकती थी, लेकिन उसका अंत इतना क्रूर होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वैसे से कैमरामैन गणेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।